जब मैं जागा तो सुबह के 6 बज रहे थे। वह गहरी नींद में डूबी हुई थी। वह सो रही थी, लेकिन उसका सुंदर बदन और देह सौंदर्य स्पष्ट था। मैंने उसे तीखी नजरों से देखा। वह वास्तव में बहुत हसीन थी। उसके चेहरे पर अद्भुत मासूमियत भी थी। ऐसी सुंदर स्त्री ने अपने जीवन का वह मार्ग चुना था जो उसे शोभा नहीं देता था। मैंने उसका मन पर लिया। उसकी पूरी जिंदगी, उसके जन्म से लेकर आज तक की, मेरी नजरों के सामने अदृश्य दृश्यों की तरह घूमने लगी। जब उसकी माँ का देहांत हुआ था, तब उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। उसके पिता ने दूसरी शादी जिस स्त्री से की, वह 2 पुरुषों की तलाकशुदा थी। अच्छी स्त्री नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, और उसकी उम्र 30 वर्ष से 2-1 वर्ष अधिक रही होगी। रजनी का पिता धनवान व्यक्ति था। वह अपनी दूसरी पत्नी और बेटी को अमेरिका ले गया। 6 वर्ष वहां रहे, फिर वह उसे शारजाह ले आया। शारजाह पहुंचकर उसका पिता मर गया। उसकी माँ ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। उसके हुस्न और जवानी का भरपूर फायदा उठाया। माहौल ने रजनी को बिगाड़ दिया। फिर वे हिंदुस्तान आ गए। उसकी माँ, जो अत्यधिक शराब पीने की आदी थी, वह भी मौत के मुंह में चली गई। फिर उसने मनोहर से शादी कर ली। वह अच्छी पत्नी साबित न हो सकी। दुबई और हिंदुस्तान में गलत रास्तों पर चल पड़ी। उसके पिता ने उसे इतना धन विरासत में छोड़ा था कि पूरी जिंदगी घर बैठकर खा सकती थी। उसकी जिंदगी घिनौनी होकर रह गई। अगर वह किसी शरीफ आदमी से शादी कर लेती या मनोहर से ही निबाह कर लेती, तो एक अच्छी पत्नी, स्त्री और माँ बन सकती थी। उसे उसकी सौतेली माँ ने बिगाड़ा। नहीं तो वह अच्छी गृहिणी साबित होती। मैंने कपड़े पहने और उसके पर्स से अलमारी की चाबियां निकालीं। उसे खोला। वे सारे पैकेट, जिनमें तस्वीरें, नेगेटिव, चिट्ठियां और वीडियो कैसेट थे, जिनके जरिए वह मर्दों और औरतों को ब्लैकमेल कर रही थी, मेरे हाथ लग गए। रात उसने यह भी कहा था कि अब वह किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगी। उसकी ईमानदारी तभी संभव थी जब ये चीजें उसके पास न हों। मैंने अलमारी बंद करके उसके नाम एक पर्ची लिखी, जिसमें उसके मेहमाननवाजी का शुक्रिया अदा किया। नीचे देवा लिखा। जब मैं अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, तब मैंने सोचा कि जब वह अपनी अलमारी को इस गंदगी से मुक्त देखेगी, तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। फिर वह मेरे बारे में सोचे बिना न रह सकेगी कि मैं वाकई एक अनोखा आदमी था। मैंने रात की तन्हाई और आज़ादी के बावजूद उसके हुस्न और जवानी से फायदा नहीं उठाया। हम दोनों बातें करते रहे थे। उसने मुझे रात का खाना भी खिलाया था। मैंने नहाने और शेव करने के बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। कामनी दरवाजे पर खड़ी थी। बाहरी तौर पर मैंने हैरानी जताई। उसके दिमाग ने मुझे बता दिया था कि वह क्यों और किस लिए आई है। मैंने उससे पूछा, नाश्ता करोगी? उसने कहा, करके आई हूँ। फिर मैंने अनजान बनकर पूछा, कल अदालती कार्रवाई का क्या रहा? क्या रामलाल से मुलाकात हुई? उसकी माँ को उनकी एक सहेली ने सलाह दी थी कि वह वकील धनीराम से संपर्क करें और उसे केस दे दें। वह क्रिमिनल केस लेता है। मेरी सिफारिश पर वह तुमसे टोकन मनी नहीं लेगा, क्योंकि आंटी मालती का उस पर बड़ा एहसान है और वह उनका किराएदार भी है। कामनी बोली, आंटी मालती ने खुद चलकर उससे मिला भी दिया था। उसका कहना है कि गौतम बहुत बुरी तरह फंस गया है। वह किस आधार पर ऐसा कह रहा है? मैंने कहा, वह वकील है, उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। वकील का काम क्या होता है? उसका कहना है कि कातिल के खिलाफ ऐसी ठोस गवाहियां है कि अदालत उन्हें झुठला नहीं सकती। कामनी ने कहा, अब क्या होगा? यह बात रामलाल नहीं कहता। खैर, कोई मुश्किल नहीं। अब जब तुम्हारी माँ ने उससे बात कर ली है, ठीक है, मैंने कहा। क्या आप धनीराम से वाकिफ है? कामनी ने पूछा। वह आदमी क्या वकील है, क्या काबिल है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मैंने कहा, मैं उससे मिलकर बात कर लूंगा। तुम परेशान न हो। मैं शाम आपके फ्लैट पर आई थी और मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी। फोन भी किया था। आप सारी रात घर पर नहीं थे? वह बोली, हाँ, मैं रात नहीं था, एक दोस्त के यहाँ मेहमान था। सुबह आया हूँ। मैंने कहा, तुम किस लिए आई थीं? सब ठीक तो था? मैं यह बताने आई थी और रात में 2-3 बार टेलीफोन किया था कि यह केस माँ ने धनीराम को दे दिया है,
कामनी बोली। तुम सवेरे सवेरे इतनी दूर से सिर्फ यही बताने आई हो? मैंने कहा। तुम फोन पर भी बता सकती थीं। इतनी मेहनत क्यों की? भैया के कारण मैं किसी पीसीओ से फोन करने से डरती हूँ, वह बोली। इसलिए मैं माँ के कहने पर आ गई हूँ, लेकिन मैं जानता था कि असल बात क्या है। वह मेरी ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई थी कि उसने मुझे अपने दिल में बसा लिया था। यह लड़कियां भी कैसी पागल और नादान होती है, जरा सी बात पर सपने देखने लगती है। वह मुझे बड़े प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी। मैंने 100 के 5 नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बस में नहीं, टैक्सी में घर जाना। मिनी बस और रिक्शा में कहीं आने जाने में सावधानी बरतना। तुम अपनी माँ से कहना कि वह फ्लैट कुछ दिनों के लिए छोड़कर किसी और के यहाँ चली जाए, नहीं तो पुलिस तंग करेगी। और स्कूल से भी तुम दोनों 10-12 दिन की छुट्टी कर लेना। मरी कोशिश है कि 6-7 दिन में गौतम रिहा हो जाएगा। कामनी की आंखें एहसानमंदी से भर आईं। क्या यह एहसान कम है कि आप मेरे भाई को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी फीस के, और फिर 500 की रकम भी दे रहे हैं? आपने बहुत शर्मिंदा कर दिया। अब तुम घर जाओ। अगर कोई नई बात पता चले तो धनी राम को बता देना, मैं उससे पता कर लूंगा, मैंने कहा। वह मेरे करीब आई ताकि मेरा बोसा ले। मुझे हैरानी हुई। मैंने उसके होठों पर हाथ रख दिया। फिर कहा, कामनी, इतनी ज्यादा भावुक न बनो। मेरी जिंदगी बहुत सपाट रही है। मैंने अब तक किसी औरत को दिल में जगह दी है और न तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने 11 बजे अपने फ्लैट से निकलकर शांति के दफ्तर पहुंचा। मैं उसके बॉस से मिलना चाहता था। उसकी नई सेक्रेटरी रेखा बेहद सुंदर और आकर्षक थी। बॉस लोगों की यह कोशिश होती है कि सेक्रेटरी बहुत हसीन हो। पता नहीं क्यों। जब मैंने एक टक देखा तो उसने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? यह देख रहा हूं कि यह चांद किसी फिल्म या ड्रामे में काम करने की बजाय गुलामी क्यों कर रहा है, मैंने गंभीरता से कहा। मैंने कामनी को हद से आगे बढ़ने नहीं दिया। वह दरअसल मुझे खुश करने आई थी। उसकी माँ ने इसलिए भी उसे मेरे पास भेजा था कि चूंकि गौतम के खिलाफ बड़े ठोस सबूत है। हालांकि मैंने माँ बेटी को यकीन दिलाया था कि उनका बेटा बेगुनाह है और मैं साबित करके रहूंगा। गौतम की माँ यमुना ने यह सोचा था कि कहीं मैं इस केस से हाथ न उठा लूं। बेटी को भेजने का मकसद यह था कि मुझे अपनी मुट्ठी में रखने के लिए जरूरी था कि मुझे कामनी खुश कर दे। यह एक तरह से फीस होगी। उसकी माँ अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, इसलिए उसने कामनी से कहा था कि गौतम एक सहारा है। उसे बचाने के लिए तुम जितना दूर जा सकती हो चली जाना। जब तक कोई कुर्बानी न दी जाए, कुछ खोया न जाए, हम गौतम को पा नहीं सकते। कामनी बहुत हसीन थी। हर नौजवान लड़की में बहरहाल ऐसी खूबसूरती होती है कि वह मर्द को अपनी तरफ खींच सके। मैंने सोचा था कि काश उसे इतनी जल्दी जाने न देता। मैंने सोचा, चलो फिर भी ठीक है। अब मेरे पास काफी वक्त था। मैंने वह गंदगी से भरा लिफाफा जो रजनी के यहाँ से लाया था खोला। सबसे पहले मैंने चिट्ठियाँ पढ़ी। चिट्ठियाँ बहुत शर्मनाक थीं। उन फहश कहानियों से कहीं बढ़कर जो पत्रिकाओं में छपती है। मर्दों ने जो चिट्ठियाँ अपनी महबूबाओं और दोस्तों की बीवियों को लिखकर आशनाई पैदा की, उसमें इतनी हैरत की बात नहीं थी। असल बात औरतों और लड़कियों की चिट्ठियों की थी। क्या यह लड़कियां ऐसी बेहुदा और फिजूल चिट्ठियां भी लिख सकती है? बल्कि उनका ताल्लुक शरीफ घरानों से था। फिर मैंने तस्वीरें देखीं। यह बात मुझे माननी पड़ी और उसकी काबिलियत का इकरार करना पड़ा। रजनी बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वह 2 बरस तक फिल्मिस्तान स्टूडियो में असिस्टेंट कैमरामैन और फोटोग्राफर रही थी। इसके अलावा उसने कुछ तस्वीरें 2-1 ब्लैकमेलरों से शायद खरीदी थीं। वह ऐसी गंदगी से भरी थीं कि एक आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इंसान इतनी दूर जा सकता है और उसके अंदर इतनी हैवानियत होती है। मर्द ही नहीं, लड़कियां और औरतें भी मर्दों से 2 कदम आगे निकली हुई थीं। वह औरत की इज्जत पर कलंक का टीका थीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में बेहयाई, बदकारी और हर किस्म की बुराइयां तेजी से फैलती जा रही थीं। खास तौर पर नई नस्ल तो कुछ ज्यादा ही थी। यह तस्वीरें नौजवान लड़के और लड़कियों की थीं। इसके अलावा नए जवान शादीशुदा जोड़ों की भी थीं। उन्होंने आशना पाल रखे थे। सारा चक्कर आर्थिक था। उन्हें दौलत चाहिए थी।
किसी लड़की ने शादीशुदा दौलतमंद मर्द को फंसा रखा था। मर्दों ने किसी लड़की को। यह तालाब इतना गंदा था कि इससे बदबू उठ रही थी। रजनी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी तो गलत नहीं कर रही थी। मैंने इन तस्वीरों में से कामनी की उस सहेली की तस्वीर निकाली जो शो बिजनेस से ताल्लुक रखती थी। कामनी के कहने पर गौतम उसकी सहेली सुरोजनी से मिला। सुरोजनी को अपनी आमदनी का आधा हिस्सा रजनी को हर महीने देना पड़ता था। मैंने सुरोजनी की तस्वीरें अलग निकालकर एक लिफाफे में रखीं और नेगेटिव भी। मैंने सुरोजनी की तस्वीरें देखीं। जालिम जितनी हसीन थी, उसका बदन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन जाने कितने हाथों ने उसे गंदा किया और इस फूल को रौंदा हुआ था। और फिर यह हसीन और जवान लड़कियां जाने क्यों शो बिजनेस की दुनिया में आकर अपने आप को आलूदा कर लेती है। गौतम रजनी के यहाँ सुरोजनी की तस्वीरें लाने को तैयार नहीं था, तो सुरोजनी ने उसे एक शाम अपने फ्लैट पर बुलाया। गौतम को उसने सुबह तक रोक लिया और सारी रात वह उस पर मेहरबान होती रही थी। गौतम कैसे तैयार न होता। सुरोजनी ने उसे 2 बार और भी बुलाया था। सुरोजनी ने उसे पागल कर दिया था। वह उसका इस कदर कैदी बना कि उसने फैसला कर लिया था वह हर कीमत पर सुरोजनी की तस्वीरें रजनी के यहाँ से निकाल लाएगा, क्योंकि सुरोजनी ने उससे वादा किया था कि अगर वह उसकी तस्वीरें लाकर दे देता है तो फिर उनकी दोस्ती और ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। गौतम के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती थी। गौतम ने शायद यह भी सोचा होगा कि औरत का क्या भरोसा। सुरोजनी की 7 तस्वीरें थीं। वह उनमें से 6 देकर एक अपने पास रख लेगा ताकि सुरोजनी से उसकी दोस्ती और ताल्लुकात बरकरार रहें। नहीं तो इन तस्वीरों को पाने के बाद सुरोजनी उसे ठेंगा दिखा देगी। उसे अब हुस्न और जवानी और उसके करीबी की जरूरत थी, तलब और प्यास थी, क्योंकि ब्लैकमेलर और मकतूला शांति और सुरोजनी ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। यह रास्ता ऐसा था कि जो एक बार चल पड़े वह इतनी दूर चला जाता था कि उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती थी। जारी।